नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पे जो है बिहार जीविका भर्ती दोस्तों जो है 2747 पोस्ट जो है उसका हम लोग जो है तैयारी शुरू कर रहे हैं। और ये पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। ये दोस्तों जो है सभी के लिए, यानी कि 7 जो पद है, 7 पदों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये 7 पद जो है उन सभी को ये पढ़ना है, सभी को ये पढ़ना है, याद रखना है चीज को। ठीक है, और उसी को देखते हुए ये पहला सेट प्रैक्टिस बनाया गया है एकदम पूर्णतः सिलेबस के आधार पे। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखना, तभी जाके आपको पैटर्न का पता चलेगा और एग्जाम आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहले जानना है। इसमें हम लोग कवर किए हैं जो सिलेबस है, समान अध्ययन, समान विज्ञान, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, विभिन्न योजना हो गया, उन सभी चीज़ों को इसमें जो है सम्मिलित करके एक कंप्लीट सेट बनाया है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को समझ सके, एक एक पैटर्न को समझ सके, किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पहला सेट प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, यानी कि फुल लेंथ आपका ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ से आज से एक नोट्स भी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिखते भी जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखने चीज को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक कर देना। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग जो है इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, लास्ट में जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा रहा और लास्ट में ये भी बताना कि आप लोग कौन कौन पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है तैयार रहेंगे। अब डेली बेसिस पे आपका ये क्लास, आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको आने वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे आज जो है जीके जीएस, मतलब जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से जितने भी प्रश्न आपका पूछा जाता है पार्ट बाय पार्ट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, जो भी के 7 जो पद है उनके आधार पर ये बनाया गया। ठीक है, देखिए पहला जो हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। सभी में लिखा हुआ है कि 3 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, 4 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। अगर सिलेबस देखने जाएंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है, और सभी लोग लगाना, लास्ट में जरूर बताना कमेंट करके कि आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, 2024 में कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले बिहार के कौन से व्यक्ति है, ये बताना है। ठीक है, तो बिहार के वो व्यक्ति का नाम दोस्तों क्या है, तो याद रखना ये कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जो है पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। कर्पूरी ठाकुर का उपनाम दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, जननायक के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जननायक। ठीक है, आप लोग पूरा सुने होंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2024 का नोबेल का जो पुरस्कार दोस्तों साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, 2024 में नोबेल साहित्य पुरस्कार जो है किसे दिया गया ये बताना है। तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका हांगकांग हो जाएगा। ठीक है, हांगकांग को दिया गया है, जो कि कहाँ का ये दोस्तों है, तो याद रखना ये साउथ कोरिया का। कहाँ का, साउथ कोरिया का ये दोस्तों है, याद रखेंगे। ठीक है, साउथ कोरिया के एक लेखिका है और इसे जो मिला है दोस्तों याद रखना गहन नामक दोस्तों जो है आपको काव्यात्मक गद्य के लिए इसको दिया गया, गहन नामक। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 3 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका किस क्षेत्र में, तो ये आपका जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखना। और दोस्तों याद रखेंगे इसकी शुरुआत जो हुआ था ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की 1969 में हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले दोस्तों जो है यानी कि जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले कौन है भारतीय, तो याद रखना वो देविका रानी। क्या हो जाएगा, देविका रानी। ये भी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, ये जो जितना भी आपको हम जो है एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं उन्हें आप अच्छे से याद रखना और एक इनर्जेटिक होकर पढ़िए। ठीक है, भले आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर एक एनर्जेटिक होकर पढ़ेंगे, अपने आप का टारगेट अगर फिक्स करके पढ़ेंगे, सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, और हम आपके साथ हैं, A to Z चीज आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पद्मश्री। क्या है, पद्मश्री पुरस्कार भारत का कौन सा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये बताना है, यानी कि क्रम में बताना है। जैसे देखिए भारत रत्न क्या होता है, भारत का सर्वोच्च जो है सम्मान है,
है ना, भारत रत्न। तो भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न जो होता है दोस्तों, याद रखना ये पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन आता है पता है? दूसरे स्थान पे आता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, विभूषण आपका जो है दूसरे स्थान पे आता है, ध्यान रखेंगे। तीसरे स्थान पे जाता है पद्म भूषण, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण आता है, याद रखेंगे ये तीसरे स्थान पे। और चौथे स्थान पे जो आता है ये पद्म श्री आता है। तो क्या हो जाएगा, ये चौथा क्रम में आपको आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा भास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन है ये हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण सरकारी योजना, क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण सरकारी योजना से संबंधित हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है उसी आधार पे यहाँ पे हम सेट किए हैं। देखिए, बिहार सरकार की हर घर जल योजना, बहुत भी क्वेश्चन है। हर घर नल का जल दोस्तों जो है योजना किसका हिस्सा है ये बताइए, जो कि आपको ये सिलेबस में पढ़ना है। 7 पद जो है, 7 पद को ये पढ़ना है। ठीक है, 7 पद में आपको ये चर्चाएं करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो हर घर नल का जल दोस्तों ये जो है ये 7 निश्चय योजना, जो कि नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया एक योजना है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसका देखिए पहला और दूसरा करके आता है, पूछेगा आपसे कि 7 निश्चय योजना का पहला जो शुरुआत हुआ, पहला पार्ट का, तो ये 2015 में इसकी शुरुआत हुआ था, 2020 तक ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी शुरुआत अगर आपसे पूछे आपसे दोस्तों, तो दूसरी शुरुआत जो हो जाएगा ये याद रखना 2020 में शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। 7 निश्चय योजना का एक एक योजना को हम जो है एक बेहतरीन तरीका से नोट्स बना के पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है। सारा चीज आपके सिलेबस में दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस अगर गहराई से पढ़ने जाएंगे तो आपको सिलेबस ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो है हम उसके लिए हैं, हम आपको तैयार करके सारा चीज पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितनी राशि दिया जाता है। तो पता है सभी को कितना हो जाएगा, 6000। ये जो है 3 किस्त में दिया जाता है। ठीक है, 3 किस्त में आपको दिया जाता है 2-2 हजार रुपया करके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और याद रखना, पीएम दोस्तों यहाँ पे जो है सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत कब हुआ पता है? इसकी शुरुआत हुआ है 2018 में। कब हुआ है? 2018 में, याद रखना 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 का राइट आंसर बताइए। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जो है स्वच्छता और सफाई है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बी आपको दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ किसे मिलता है ये बताइए। देखिए सभी को पता होगा कन्या उत्थान योजना के बारे में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ किसे मिलता है, यही सब लोकल जानकारी आपको रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको किशोरियों को ये मिलेगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। किशोरियों को ये आपको दिया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, एक प्रकार से ये क्या है, तो आपको शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए दोस्तों ये चला गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दोस्तों है, भारत का दोस्तों यानी कि आधुनिक इतिहास। इतना पार्ट बाय पार्ट सिलेबस करके दोस्तों कोई नहीं पढ़ा रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक कि किन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हम आपको करवा रहे हैं, सफलता तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ ये बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जानिए दोस्तों कि क्या हुआ था। तो 8 अगस्त को क्या हुआ था, कहानी के तौर पर हम आपके दिमाग में सेट कर देंगे। 8 अगस्त को ये 1942 में क्या हुआ था, तो दोस्तों जो है एक बैठक हुआ था दोस्तों मुंबई में। ठीक है, उन्हीं बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया जाए। ठीक है, और पता है उसी रात में दोस्तों क्या किया था, तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत अंग्रेज ने सभी बड़े बड़े नेताओं को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन ज्यादा फेमस हुआ था, पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया था पता है? हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण किस दिन भागे थे, तो दिवाली का वो दिन था। दिवाली का दिन दोस्तों जो है जेल से भाग करके कहां गए थे पता है? नेपाल के बॉर्डर साइड गए थे। ठीक है, और वहीं से एक संगठन की स्थापना किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, जिंदावस्था नामक, और जिंदावस्था नामक संगठन का स्थापना करके उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट करना शुरू किया था, और यहीं से पहचान भी मिला था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किस आंदोलन से जो है एक तरह से पहचान मिला, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित, और 9 अगस्त को दोस्तों ये क्या हुआ,
1942 में आपको ये आंदोलन की शुरुआत हो गया पूरा भारत में। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह दोस्तों जो हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी चंपारण में आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे। और याद रखना दोस्तों, गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह है, पहला सफल सत्याग्रह। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है? यही है चंपारण सत्याग्रह, याद रखना 1917 में। गांधी जी दोस्तों जो है आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे और जो राजकुमार शुक्ल ने उसे निमंत्रण दिया था कि आप चंपारण आइए। यहाँ पे 3 कठिया रूल को लागू किया गया, मतलब 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा अंग्रेज के द्वारा। ठीक है, बहुत ही सफल रहा था ये आपका आंदोलन, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? भारत के संविधान को किस वर्ष लागू किया गया था? मैंने आपको कई बार बताया है, जब ये आपको लागू का केस दिखेगा तब मारना है जनवरी वाला, यानी कि 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर ये लागू न रहे, स्वीकृत रहे, ठीक है, या अपनाया गया या संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, उस स्थिति में इसका राइट आंसर क्या होता है? 26 नवंबर दोस्तों होता है 1949। ठीक है, तो जब ये लागू आपको दे देगा तो क्या मारना है? ये मारना है। अगर लागू न रहे तो आपको जो आंख बंद करके ये मार देना है, गलत नहीं होगा। ठीक है, लागू के केस में ही आपको जो है ये आंसर होता है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर बताइए। तो 12 का करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1943 यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि इससे दोस्तों कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र का जो है क्या है? एक अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य? अस्थायी सदस्य, ठीक है, अस्थायी सदस्य टोटल 5 होता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य कौन कौन है पता है ना? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अस्थायी सदस्य 5 है जो वीटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना प्यारा भारत भी अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य की संख्या टोटल 10 होता है। ठीक है, ये हो गया अस्थायी सदस्य। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 + 10 कितना हो जाएगा? तो ये 15 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेबिया टॉपिक है, अच्छे से याद रखना इस चीज को। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? यानी कि इसमें से कौन सा संगठन है जो पर्यावरण के लिए काम करता है? तो ये जो करता है दोस्तों याद रखना है यूनेप। हम कई बार आपको बताएं यूनेप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। ये तो हेल्थ के लिए करता है, ये तो दोस्तों एक प्रकार से बैंकिंग कार्य के लिए हो जाएगा, ये आपको सांस्कृतिक कल्चर के लिए आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत जो है G20 का सदस्य कब से है ये बताना है। बहुत कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा। भारत जो है G20 का सदस्य जो बना, याद रखना 1999 में। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 1999 में दोस्तों जो है G20 का सदस्य बना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा वाशिंगटन DC में। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में किसका पता है? याद रखना यूनिसेफ का। ठीक है, यूनिसेफ का दोस्तों मुख्यालय पूछे तो ये न्यूयॉर्क में होता है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या यहां पे क्वेश्चन है? देखिए, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था ये बताइए। भारत का पहला चंद्रमा मिशन, चंद्रयान मिशन का नाम क्या है पता है? चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। पता है चंद्रयान प्रथम पूछेगा एग्जाम में कि कब लॉन्च किया गया था? क्या होगा? 2008 ईस्वी में जो है दोस्तों चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। याद रखना, ये पहला चंद्रयान मिशन भारत के लिए था, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म जो है ये क्या होता है ये बताइए। इसरो का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा? इसरो
का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर ए में है, ए यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट यहां से आता है कि इसकी स्थापना याद रखना दोस्तों 15 अगस्त को हुआ था 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। और याद रखना इसका मुख्यालय अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो याद रखना बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, इसरो का, याद रखेंगे। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक रक्तचाप मापने के लिए उपयोगी है, ये बताइए। यानी कि रक्तचाप को मापने के लिए जो है कौन यहाँ पे उपयोगी होता है, ये बताना है। ये हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है 120/80 होता है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 5G, क्या है 5G तकनीक का जो है मुख्य लाभ क्या है, ये बताइए। 5G तकनीक जो क्यों लाया गया है, इसका मुख्य लाभ क्या है, ये बताइए। राइट आंसर याद रखनी है उच्च गति का डाटा ट्रांसफर के लिए, आंसर ये बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन जानते हैं कई बार पूछा गया, ये 5G में जी का अर्थ क्या होता है, कमेंट करना सभी लोग कि जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। 5G में जी का अर्थ क्या होता है, ये कमेंट करेंगे और यहाँ पे हम बता देते हैं क्या होता है, जनरेशन, क्या होता है, जनरेशन होता है, याद रखना जनरेशन जो है इसका होता है, याद रखना। चाहे 3G रहेगा तो थर्ड जनरेशन, 4G 4 जनरेशन, 5G 5 जनरेशन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे खेल से क्वेश्चन, सिलेबस में सारा दिया हुआ है, एक एक करके आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो खेल से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2024 में दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, भारत ने कितना पदक जीता था, है ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, 100% वीवीआई क्वेश्चन है। अब मैंने कई बार बताया है कि G बराबर 0, S बराबर 1 और ब्रॉन्ज बराबर 5, ठीक है। तो देखिए 5 1 कितना हो गया, 5 और 1 का जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि इस बार भारत जो है दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने में असफल रहा, एक भी गोल्ड मेडल भारत के द्वारा नहीं जीता गया, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी ले कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता, तो आपको याद रखना 0 हो जाएगा। सिल्वर मेडल 1 और ब्रॉन्ज मेडल 5, ये टोटल मिला के 6, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। यानी भारत ने कुल कितने पदक, तो 6 पदक, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, तो बी आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है दिया है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन था, आईपीएल 2025 का विजेता कौन था, ये बताना है। तो पहली बार इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में पहली बार कौन सा टीम जीता, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, क्या होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली बार 18वां सीजन में जाकर के ये जीता है, याद रखना 18वीं सीजन भी। उपविजेता टीम कौन रहा था, याद रखना पंजाब किंग्स, ठीक है, पंजाब किंग्स जो है उपविजेता टीम रहा था, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का 2025 में कप्तान कौन था, तो याद रखना रजत पाटीदार, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल एक राष्ट्रीय खेल है, मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी है, क्या है, हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, पूछा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में किस इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता था। पता है दोस्तों ये फेमस हुआ था 2020 में दोस्तों जो है नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। कौन सा में, टोक्यो ओलंपिक में। ये सभी डिटेल जो बता रहे हैं याद रखना, ठीक है, पूछ देगा सारा चीज। क्या हो जाएगा ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता था, किस खेल में, तो भाला फेंक में। क्या हो जाएगा, भाला फेंक। भाला फेंक के जगह पे जेवलिन थ्रो भी आपको रहता है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, अभी जीविका का दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सभी लोगों को टेंशन भी हो रहा है, कैसे पढ़े कैसे सिलेबस कवर होगा, क्योंकि एग्जाम का समय भी दोस्तों जो है ऑलमोस्ट दे दिया है, ठीक है। यानी कि जो जीविका का जो सीईओ है हिमांशु सर, उन्होंने तो इसका डेट आपको क्लियर बता दिया है, तो सभी के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, ठीक है। तो इसको लेके दोस्तों एक बेहतरीन बैच आपके लिए है, बिहार जीविका बैच के लिए सिलेक्शन बैच लाया गया है। 100% दोस्तों अगर आपको इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये दोस्तों जो है कंप्लीट सिलेबस दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे पूरा किया जाएगा, और आपको जितने भी पोस्ट है उस पोस्ट का जो है अलग से क्लास इसी बैच
बैच में आपको, ठीक है, इसी बैच में आपको मिल जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैच को आज ही ज्वाइन कर लेंगे जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि ये क्लास आपको 21 अगस्त से आपका शुरुआत हो जाएगा। ये 2 क्लास प्रतिदिन आपको हम लेने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाएगा, ठीक है। 100% आपका जो कंप्लीट कोर्स की तैयारी। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको असुविधा होगा तो इस इंक्वायरी नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज या फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा क्लास में आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास हो गया, चैप्टर वाइज आपको जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का सारा तैयारी आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सपना देख रहे हैं कि घर में बैठे बैठे हमको तैयारी करना है मोबाइल लेके, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अब बोलेंगे सर ये बैच मिलेगा कैसे? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ऐप को डाउनलोड करके आपको जो है इस बैच को परचेज कर लेना। उसमें जीविका बैच आपको यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन बैच मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच का भी प्राइस 249 रुपया 200 मात्र है, ठीक है। लेकिन ये 21 तारीख के बाद इसका बैच का प्राइस 399 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा टीम अभी मटेरियल बनाने में लगा हुआ, एक बेस्ट कंटेंट अभी देख सकते हैं, इससे भी बेहतरीन बेस्ट कंटेंट आपको देंगे और सफलता तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो देर नहीं करना है, आज ही दोस्तों जो है इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। प्ले स्टोर पे भी जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं सेम लोगो यानी कि विनु एजुकेशन पॉइंट के नाम से रहेगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, तो वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर लेना। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो इस नंबर पर आप जो है हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे या कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन कर लेना, मौका हाथ से नहीं जाने देना है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है भूगोल और पर्यावरण। क्या है? भूगोल और पर्यावरण से संबंधित हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। बिहार की सबसे लंबी नदी दोस्तों जो है कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार की सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे लंबी नदी सेम नदी है, उसका नाम है गंगा नदी। अब बोलेंगे गंगा नदी की लंबाई कितना है बिहार में? तो याद रखना 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर है, तो ये आपको यहां से याद रखना, ठीक है। गंगा नदी पे बसा बिहार में सबसे बड़ा शहर पूछे या जिला पूछे तो ये पटना जिला है, जो कि 99 किलोमीटर दोस्तों आपको जो है इस पे बसा हुआ है, याद रखना, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे भारत में तो यमुना नदी होता है। क्या होता है? यमुना नदी। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, कि कंफ्यूजन हो जाता है, गंगा नदी पे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखना वो कानपुर शहर है। कौन सा है? कानपुर शहर है। कितना क्वेश्चन बता दिए। गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछेगा तो कितना बताएंगे? 25 किलोमीटर बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को आपको एक एक करके याद रख लेना है, ठीक है। गंगा नदी याद रखना बहुत बड़ी नदी है, यानी कि भारत की भी और बिहार की भी सबसे लंबी नदी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? एकमात्र है, और एकमात्र को कई बार घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार। तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र जो है उसका नाम है, याद रखना दोस्तों जो है वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में टाइगर रिजर्व है। ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ये बताइए। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? 27 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मुख्य कारण होता है, याद रखेंगे, ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैस के लिए जो मुख्य कारण आपका मैंने ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, जैसे आपका इसके लिए मेन और एक होता है CO2 होता है। अगर इस ऑप्शन में CO2 रहता तो पहले वो हो जाता, CO2 मेन जिम्मेदार होता है, ठीक है। CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये सारा जो आपको क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है एक प्रकार से जिम्मेदार होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। आंसर ये बी आपका ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था एवं करंट अफेयर हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर, ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है कब शुरुआत होता है? तो कई बार बताए हैं कि क्या होता है, ये 1 अप्रैल से दोस्तों क्या होता है, तो आपको याद रखना है, आपको जो है 1 अप्रैल से दोस्तों ये जो शुरू होता है, तो ये 31 मार्च क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो क्या होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो बी यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2025 में जो है दोस्तों यहाँ पे कि G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, बहुत भी है, G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये किस देश में कराया गया?
तो ये किस देश में हुआ, तो ये आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में आपका हुआ था, जोहान्सबर्ग में। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है बिहार का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, बिहार में सबसे बड़ा उद्योग जो है दोस्तों ये कौन सा है, ये बताइए। 31 का राइट आंसर। तो बिहार का जो सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, तो ये चीनी उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है, कौन सा इसमें से कर है जो कि प्रत्यक्ष कर दोस्तों है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से आयकर दोस्तों, यहाँ से जो है एक प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें से अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के बारे में जानिए दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को पूरा भारत में दोस्तों, यानी कि भारत में लागू हुआ था। भारत में लागू करने वाला पहला राज्य असम था, दूसरा राज्य अपना प्यारा बिहार है। तो ये भी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों है भारतीय संविधान, क्या है भारतीय संविधान और शासन देखेंगे, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, देखिए मूल संविधान लगा हुआ है, अगर मूल संविधान लगा रहे तो क्लियर है कितना हो जाएगा तब 395। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये बताइए। तो कितना सीट हो जाएगा टोटल 243 सीट दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें से याद रखेंगे एससी के लिए दोस्तों जो आरक्षित है ये 38 सीट है, और एसटी के लिए जो आरक्षित है दोस्तों ये 2 सीट है। यही दोनों मिला के दोस्तों आपको 40 सीट क्या होता है, तो आरक्षित हो जाता है 243 में से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत का निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, भारत के जो निर्वाचन आयुक्त है उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो याद रखना ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं। क्लियर है कि पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 7वां को दोस्तों 1988 ईस्वी में जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 6 है, यानी कि संपत्ति का अधिकार को ये हटाया गया था। अभी वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है, क्या है कानूनी अधिकार है या वैधानिक अधिकार में इसको रखा गया है। संविधान के 300 के ए अनुच्छेद में इसको रखा गया वर्तमान में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे समान विज्ञान से, ठीक है। समान विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां दोस्तों होती है ये बताइए। तो मानव शरीर में टोटल हड्डियां दोस्तों आपका 206 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 206 हड्डियां दोस्तों आपका होता है, ठीक है। सामान्य रूप से नवजात शिशु में 300 के आसपास चला जाता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हवा में जलता है, यानी कि हवा के संपर्क में आने के साथ ही वो जलने लगता है। कई बार मैंने आपको बताया है, फास्फोरस जो होता है, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, ये हवा के साथ प्रतिक्रिया करके जलने लगता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है पता है, जल में रखा जाता है। कहाँ पर, जल में रखा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। आंसर ये भी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा भी पूछे तो यही होता है, ठीक है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रिकेटस रोग होता है। कौन सा, रिकेटस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रिकेटस। यहां से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गणित और रीजनिंग, यानी कि मैथ और रीजनिंग का भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन, समझिए पहले अच्छे से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और एकदम बेसिक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये जीविका स्तर का दोस्तों जॉब है। इसमें ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये खास करके समझिए 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा का जो दोस्तों गणित सब होता है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे उठा के डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आपको ज़्यादा हापर होने की जरूरत नहीं है। A to Z चीज़ आपको जीविका बैच जो आपको है सिलेक्शन बैच उसमें मिल जाएगा। आज ही जो है ये बैच आप लेके निश्चिंत हो जाइए आप जो है, ठीक है, और अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए 3 है, 7 है, 12 और 18, और अगला पद यहाँ पे कर रहा है क्या होगा। अगला पद
देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 3 7, देखिए कितना का अंतर जा रहा है, कितना का अंतर, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर, इसमें 6 का, इसमें कर दीजिए 7 का। तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका 25 होगा। तो इस प्रकार से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया है कि एक व्यक्ति दोस्तों जो है 4 किलोमीटर पूरब की ओर दोस्तों जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि दोस्तों यहाँ पे 4 किलोमीटर क्या करता है, तो ये पूरब की ओर दोस्तों यहाँ पे जा रहा है, ये पूरब की ओर 4 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ता है। देखिए जब भी ये दाएं बाएं का चक्कर आए ना तो समझिए खुद हम चल रहे हैं, और आपका दाहिना हाथ को उधर घुमाना है, बाएं बोलेगा बाएं हाथ दिशा में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दाहिना हाथ इधर है मेरा, अगर इधर से चलेंगे तो पूरब की ओर चलेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर इधर कितना चला, ये 3 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से ये चला है और ये लास्ट वाला बिंदु की दूरी कितना होगा, तो ये क्लियर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज का फिगर नहीं बन गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, तो जो है आपको होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से इसका दूरी निकाल लीजिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर, ठीक है। और अंदर रूट आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर हो जाएगा इधर। तो देखिए 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 9 यहाँ से 3 तियात कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि टोटल दूरी जो यहाँ से हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु से वहां तक का ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर यहाँ से ध्यान रखें। और इसी टाइप से एकदम सारा चीज आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे कराए कि 2x प्लस यहाँ से 5 है बराबर यहाँ से 15 है, 2x प्लस 5 बराबर 15 है, तो x का मान सिंपल है, क्या करेंगे 5 इधर जाएगा, 2x बराबर कितना बचा, ये 15 में से 5 गया 10 बचा, और ये दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 10, x बराबर कितना हो गया, ये 5 हो गया। यही आंसर हो गया 5, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए कह रहा है यहाँ पे दोस्तों कि एक दुकानदार जो है 25% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, ठीक है। यदि लागत मूल्य दोस्तों 400 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताइए। मतलब ये क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है और 25% पे कह रहा है कि लाभ में बेचेगा वो, तो क्या करेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य एसपी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और गुना यहाँ से लाभ हानि का लाभ रहेगा तो प्लस होगा 100 में, तो 100 पर लेने की दोस्तों क्या है 25 लाभ है तो 125 हो जाएगा, और बट्टे में क्या देंगे 100 देंगे, ठीक है। 100 1 00 कट गया, और ये 25 चौके कितना 100, और यहाँ से जो है 400, यानी कि 125 चौके कितना होता है तो 500 आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये 500 रुपया में दोस्तों ये बेचेगा तो 25% की लाभ होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, क्लियर है 500, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जरूर आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है, और आप किस पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं आप हमें जरूर बताना, और दोस्तों जो है किस लगन के साथ आप तैयार हैं जरूर बताना, ठीक है। आप जितना एनर्जी में रहेंगे उससे ज़्यादा एनर्जी में हम यहाँ पे तैयार हैं, बस आपको थोड़ा सा एनर्जी दिखाना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैट को डीबीएस यहाँ पे जो है लिख रहा है कोड भाषा में, और डीओजी को यहाँ पे कह रहा है कि कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एक ट्रिक जानिए, और इतना खोल के कोई नहीं बताएगा। जैसे हम यहाँ पे ए लिखे हैं तो ए बी सी डी से यहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पे एम ए तक लिखना है। अब बोलेंगे सर एम ए तक क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा एक ट्रिक यहाँ पे है, एन लिखेंगे हम नीचे, और यहाँ पे दोस्तों फिर यहाँ पे जेड लिखेंगे ए के नीचे में। अब ऐसा क्यों लिखे, देखिए ये ए का उल्टा हो गया, बी का उल्टा हो जाएगा ना यहाँ वाई, एम का उल्टा हो गया ना एन, तो यही ट्रिक होता है, क्योंकि उल्टा वाला भी आपको ये पूछ देगा एबीसीडी वाला में कि दोस्तों जो है लेटर वाला में और रीजनिंग में कि क्या होता है। आपको ज़्यादा एक ही बार में आप एबीसीडी लिखेंगे तो इस टाइप से लिख लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको 13 और ये 14 हो जाता है, क्योंकि नंबर भी रहता है। एक यहाँ पे आपको 26, तो एक का उल्टा 26, 13 का उल्टा 14, एम का उल्टा एन, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, तो ये इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं, सी डी एक ही का अंतर हो रहा है ना, ए बी टी एस एक का अंतर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है एक का अंतर दोस्तों यहाँ पे हो रहा है। एक का जब अंतर हो रहा है तो इसमें भी एक का अंतर कर दीजिए, डी ई हो जाएगा ना, डी ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद पी होता है, ओ के बाद पी, जी आई यानी कि ई पी आई देखिए किस में, ऑप्शन नंबर सी में, समझ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्रृंखला को पूरा करता है, कौन सा शब्द यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए
ए है, डी है, जी है, जे। ये इसके लिए क्या करना है, उसी प्रकार से ए से लेके एम तक, फिर एन से लेकर जेड तक इसको एबीसीडी में लिख देना, और जाते ही आपको जो है क्वेश्चन पेपर पे नीचे में लिख देना है, और निश्चिंत होकर जो है बार बार उसको देख के आप आराम से बनाएंगे। ये नहीं कि बार बार हम लिखेंगे एबीसीडी, उसमें ज़्यादा समय आपको पास होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब आप सीबीटी टेस्ट देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक पेज देगा, तो उस पर जाते ही क्या करना, आपको एबीसीडी ऊपर में लिख देना है, ठीक है। जैसे हम ट्रिक बताएं उसी प्रकार से, हालांकि आपको बैच में हम एक एक ट्रिक आपको बताते रहेंगे सारा, तो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ए के बाद डी जो होता है, तो उसके बीच में क्या है, बी और सी है, मतलब 2 लेटर छोड़ा है। डी के बाद जी लिखा है, तो इसके बाद दोस्तों डी ई एफ होता है, तो यानी कि यहाँ पे भी 2 अक्षर छोड़ा है, तो यानी कि जे के बाद क्या होता है, जे के एल इसके बीच में आएगा, तब एम आएगा ना, तो यानी कि ये एम हो जाएगा। अब बोलेंगे सर पी को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो एम यहाँ पे लिखे थे, एन होता है, उसके बाद फिर ओ होता है, फिर पी होता है, हो गया ना। देखिए 2 बार छोड़ के लिखा है ना पी, आंसर क्या हो गया, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ए अनुपात सी जो है समानुपात डी अनुपात एक्स, यानी कि वाट क्या होगा, ये आपको यहाँ से बताना है। कैसे बनाएंगे इस सवाल को, आप जवाब दीजिए। ए अनुपात सी, कितना का अंतर, ए बी सी 2 का अंतर, ठीक है। डी अनुपात जो है यहाँ पे क्या होगा, तब डी ई एफ, एफ होगा, क्लियर है, एफ होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है दोस्तों कि 15% छूट के बाद एक वस्तु का कीमत जो है 825 रुपया, 850 रुपया उसका जो है मूल्य क्या था। देखिए 15% छूट देने के बाद एक वस्तु की कीमत 850 रुपया है, तो उस वस्तु का मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन है। छूट देने के बाद इतना मूल्य है। अब दोस्तों यहाँ पे खेला होगा, एमपी बराबर हम मान लेते हैं कितना, तो एक्स मान लेते हैं। क्या एमपी हो गया आपको जो है फिक्स प्राइस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिक्स प्राइस जो आप जैसे नहीं होता है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, देखते होंगे अंकित मूल्य रहता है, प्रिंट रहता है, उस पर कहेगा हम 10% का छूट देंगे, तो वही है अंकित मूल्य एक्स मान लिए। एक्स का दोस्तों ये छूट दे रहा है 15%, इसका मतलब है कि उस कस्टमर से 85% पे लिया होगा, पैसा लिया होगा 85% पे, यही ना दाम है 85%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85 पे ये मान हम बेच देते हैं, ठीक है। 15% छूट दिए तो 85 पे हम देंगे ना सामान जी दूसरे को, तो यही 85 पे हम बेच दिए, और बराबर यहाँ पे कितना हो गया आपको 850, काटिए 85 है ना आपका इतना हो जाएगा, यानी कि 10 मरतबे कट जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे, एक्स बराबर आपको दोस्तों यहाँ से 1000 रुपया निकल जाएगा। और 1000 रुपया क्या निकला, ये आपको पूछ रहा है कि उसका मूल्य क्या है, अंकित मूल्य ये निकल गया, यही आपको पूछा भी जा रहा था। आंसर ये सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका योग इतना है, बड़ी संख्या क्या होगा। अनुपात में क्या करना है, एक चर लगा देना x, ठीक है। 2x कर लेंगे, प्लस यहाँ से जो है 3x कर लेंगे, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपको 50, ठीक है। 5x बराबर दोनों को जोड़ेंगे, 5x हो गया, 5x बराबर कितना 50, काटिए इसको 5 धन 10, ठीक है। 5 धन 50, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये आपको निकल गया। अब क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, बड़ी संख्या। इसमें देखिए अनुपात में कौन बड़ी है, 3 वाला, 3x बराबर बड़ी है, तो 3x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 गुना 10, यानी कि 30 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलती है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सीधा सीधा यहाँ पे टी निकाल लीजिए, टी बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी 180 दिया है, क्योंकि देखिए सारा यूनिट देखना पड़ेगा। देखिए ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, बट्टे में 90, ठीक है। इसको काटेंगे 9 दूना 18 2, यानी कि 2 घंटा में ये क्या होगा दोस्तों, आपको पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस के आधार ये बनाया गया प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर रिव्यू देना, तब जाके और मनोबल बढ़ेगा और मेहनत आपके लिए हम करेंगे, ठीक है। बस आप लोग साथ देंगे तभी जाके ये सारा चीज आपका हो सकेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये क्लास आपका यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाला है हम आपको आगे पढ़ाएंगे वो, ठीक है। उसका प्रोजेक्ट अभी बना रहे हैं, सारा जो है आपको 7 चैप्टर का वो बना रहा है टीम अभी, तो वो आपको आगे हम करवाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से ये बना रहे हैं उसी प्रकार से वो सारा चीज़ तैयार हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या करना है, ये जो है जीविका बैच आपको भर्ती जो है ज्वाइन कर लेना है। सिलेक्शन बैच आपको एप्लीकेशन, ये आपका देख सकते हैं एप्लीकेशन का लोगो है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को लोगो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप साइन अप करके जो है ये बैच परचेस कर लेंगे। अभी दोस्तों ऑफर है 249 रुपया, ठीक है, लेकिन इसका 21 तारीख के बाद जो है इसका चार्ज बढ़ के हो जाएगा 399। बहुत डिमांड है दोस्तों, बहुत लोगों ने अभी तक इस बैच को खरीद लिया है,
आप भी हाथ से मौका को जाने मत दीजिए, तैयार रहिए मेरे साथ एक जुनून के साथ, जज्बे के साथ इस नौकरी को पाने के लिए। ठीक है, हम आपके साथ तैयार हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा हो इस नंबर पे हम बेझिझक आप हमें मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन आपको नहीं होने देंगे, सफलता तक आपको हम पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है, आज ही इस बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट में जरूर रिव्यू देना दोस्तों, कैसा लगा क्लास, कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, सभी लोग शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।